हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं रेलवे टेक्नीशियन सुभाष। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की जो फॉर्म निकली है उसके बारे में और एएलपी सीबीटी 2 के बारे में जिसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके बारे में ट्रेड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने बारे में जानकारी दे देता हूँ। मेरा नाम है सुभाष कुमार। हम आईटीआई किए थे इलेक्ट्रीशियंस। 2018 में जो वैकेंसी आई थी एएलपी और टेक्नीशियन साथ में, उसी में मेरा सिलेक्शन हुआ था टेक्नीशियन पोस्ट पे। उस समय एग्ज़ाम प्री और मेंस हुआ था और साइको हुआ था। उसके बाद फाइनल लिस्ट बनना था। तो प्री में 75 नंबर का क्वेश्चन पूछा था और मेंस में दो पार्ट में होता। पार्ट ए में 100 नंबर और पार्ट बी में 75 नंबर को हुआ था। पार्ट बी में ट्रेड था। जो भी जिनका ट्रेड सेलेक्ट किए थे वह ट्रेड से था और उसमें सिर्फ क्वालिफाई करना था। मेरिट 100 नंबर पे बन रहा था जो पार्ट ए में था। उसके बाद साइको था। तो जब आप साइको पास नहीं करते हैं तो टेक्नीशियन आपका एक ऑप्शन था कि वहाँ पे आपको मिलेगा। उसके बाद डीबी होना था और उसके बाद मेडिकल होना था। तो मेरा बोर्ड था चंडीगढ़, वहीं पे मेरा डीबी हुआ था। और उसके बाद मेडिकल के लिए दिल्ली भेजा गया था, पुरानी दिल्ली। तो मेडिकल में कुछ खास नहीं होता है। जैसे चेस्ट का आपका एक्सरे होगा, आई चेक किया जाएगा और आपका थोड़ा सा उठक बैठक ये सब करा करके चेक किया जाएगा कि आपका फिजिकल थोड़ा ठीक है कि नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको एएलपी के मुकाबले टेक्नीशियन का मेडिकल होता है जो थोड़ा ईजी होता है। 2019 में फाइनलिस्ट बन गए थे। मेरा ज्वाइनिंग 2020 में हुआ था। तो उस समय मेरा जो ट्रेनिंग हुआ था, ट्रेनिंग 6 महीने का हुआ था। उसमें आपको बेसिक प्लस डीए मिलता है जो करीब 23,000 के आसपास मिलता था उस समय। तो 6 महीने कंप्लीट के बाद आप तो ऑब्जेक्टिव रिटन एग्ज़ाम होता है, तो उसमें आपको पास करना होता है। तो वहाँ पे आप पास होने के बाद आपको परमानेंट जॉब हो जाती है। उसके बाद वर्कशॉप भेज दिया जाता है जहाँ पे आपको ज्वाइनिंग हुआ है। एयर ब्रेक सेक्शन मिला था। जो भी भाई पूछते हैं कि वर्कशॉप के अंदर जॉब लगती है तो पढ़ने का टाइम, आगे तैयारी करने का टाइम मिलेगा कि नहीं, तो वहाँ पे आपको भरपूर टाइम मिलेगा। टाइम वर्क दे दिया जाता है, वो वर्क आपको ख़त्म करना है। चाहे अब बात कर लेते हैं ग्रुप डी की जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में। तो ग्रुप डी के अगर आप दो चीज़ में, चाहे शेड हो चाहे वर्कशॉप हो, ये दोनों में कहीं आप सिलेक्शन लेते हैं तो आपको पढ़ने के लिए भरपूर टाइम मिलेगा। तो अगर आप आईटी से, चाहे फिटर हो, चाहे डीजल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे बिल्डर हो, कोई भी ट्रेड से हो, वर्कशॉप में आने के बाद आपको जो ओपन लाइन होता है उसके मुकाबले आपको यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। प्रमोशन आपको हर 2 साल के अंतर्गत कर दिया जाएगा। अगर वहाँ पे आपका जो भी ट्रेड है वहाँ पे उस सीट अगर वैकेंट है, मतलब खाली है, तो आपको प्रमोट कर दिए जाओगे। अगर सीट खाली नहीं है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वर्कशॉप के अंदर यह होता है, सेट के अंदर भी ये होता है। वर्कशॉप में आप हैं तो एसएनटी भी मिलेगा, ओवर टाइम भी मिलेगा, ये सब मिल सकता है। लेकिन सेट में आपको सिर्फ ड्यूटी होगा, ओवर टाइम एसएनटी वगैरह ये सब नहीं मिलता है। वहाँ पे थोड़ा सा यह दिक्कत हो जाता है। और एएलपी सीबीटी 2 के जो एग्ज़ाम होने वाला है वो ट्रेड का, तो उसके लिए ट्रेड के लिए तो हम तैयारी किए थे। जिस समय हम लोग का एग्ज़ाम हो रहा था उस समय ट्रेड एएलपी और टेक्नीशियन दोनों को पूछा गया था। तो ट्रेड के लिए हम एसके झा सर से पढ़े थे। उस समय इंडिया में कोई पढ़ा नहीं रहा था, एक वाईफाई था और कुछ भी कोचिंग थे जो पढ़ा रहे थे। तो हम पढ़े थे एसके झा सर से। तो हम लोग को करीब 20 दिन का क्लास चला था, तो 20 दिन में तैयारी हो गया था मेरा। तो वहाँ से इसके जहाँ बोलते थे कि जो हम पढ़ा रहे हैं उतना ही पढ़ो, बाकी ज़्यादा टेंशन ना लो। उतना ही लिए थे। लेकिन एग्ज़ाम का तो प्रेशर अलग होता ही है, तो टेंशन तो होता ही है। जब एग्ज़ाम से बाहर आए थे तो पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि हम जब वहाँ पे ट्रेड में पास तो ही करना था, नंबर तो लाना तो नहीं था। तो हम वहाँ पे 50 मारे थे जिसमें मेरा 44 नंबर आ गया था। तो हम समझ गए थे कि अब हम पास कर जाएंगे, इसीलिए हम आगे ज़्यादा अटेम्प्ट किए ही नहीं थे। और आप भी ऐसा ही करिएगा। जो एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम ट्रेड का देने वाले हैं उनको भी ऐसा ही करना चाहिए। आप ये ना सोचिए कि हमको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना। और जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी नया तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक सुझाव है कि वह अपने तैयारी में सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर का, अगर जो नया तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए और सेट लगाइए। मतलब आप उठाइए क्वेश्चन और सेट लगा के देखिए, 2 या 3 5 सेट तो कम से कम आप लगाइए। इससे यह हो जाएगा कि आपको कौन सा पोर्शन आपका कमज़ोर है या
पता चल जाएगा, वहाँ पे क्लियर पता चल जाएगा। मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, करंट है, तो आपको इसमें आपका पता चल जाएगा क्लियर कि कौन सा पार्ट मेरा कमज़ोर है। अगर मैथ है तो मैथ को आप जौन जौन चैप्टर से है उसको तैयारी कर लीजिए, अगर रीजनिंग है तो उसका तैयारी कर लीजिए, साइंस है तो उसका तैयारी कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम अभी तो पर्याप्त है, अगर कहीं आप कोचिंग करना चाहते हैं तो आप कोचिंग के सहारे आप लोग तैयारी कर सकते हैं, नहीं तो सेल्फ स्टडी करेंगे तो ये बताए जिससे बेस्ट तरीका कोई और नहीं हो सकता है। आप अगर कुछ दिन बचता है, मतलब 3-4 महीना तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद जितना से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा है। क्योंकि हम जिस समय तैयारी कर रहे थे प्रैक्टिस सेट से ही मेरा तैयारी हुआ था। तो इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट के तौर पे 3 चीज़ आपको देखना पड़ेगा। आपको साइंस, मैथ, रीजनिंग, इस 3 पे कमांड कर लीजिएगा, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। सिर्फ अब ध्यान में इतना ही रखना है कि हमको एक सीट चाहिए, ये नहीं देखना है कि हमको सीट कम है, ये कम। बस आप एक सीट पे ध्यान रखिए और अपना आप एक सीट पे ध्यान रखिएगा तो आपका सिलेक्शन होना ही है। कौन बगल में क्या कर रहा है इस पे फोकस नहीं करिएगा। यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किस टॉपिक पे और वीडियो बनाना है उसके बारे में बताइएगा, कमेंट में हम बना देंगे। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।